नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योग्राफी ए टू जेड पर। आज हम पढ़ेंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में। जनसंख्या भूगोल का ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं होती है। इन अवस्थाओं को जनसांख्यिकीय संक्रमण कहा जाता है। यह सिद्धांत किसी देश में जनसंख्या विकास का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो जन्म दर और मृत्यु दर के कालिक परिवर्तन या संक्रमण पर आधारित है। यह सिद्धांत आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास और जनसंख्या के विकास में संबंध स्थापित करता है। यानी इसका मतलब यही है कि जिस तरह से आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास होता है उसी तरह से जनसंख्या में भी परिवर्तन होता जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के मॉडल को सर्वप्रथम 1929 में थॉम्सन ने प्रयोग किया। जनसांख्यिकीय संक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नोटेनस्टीन ने 1945 में किया। फ्रैंक डब्ल्यू नोटेनस्टीन ने इसे संशोधित करके सिद्धांत का रूप दिया। अब यहाँ प्रश्न दो बन गए हैं। पहला तो ये होगा कि इस मॉडल को सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो थॉम्सन ने प्रयोग किया। और जनसांख्यिकीय संक्रमण शब्द का प्रयोग किसने किया, नोटेनस्टीन ने किया। यह मूलतः पश्चिमी यूरोप के अनुभवों पर आधारित है जिसके द्वारा प्रत्येक देश की उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर से निम्न जन्म दर एवं मृत्यु दर की अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है। यानी प्रत्येक देश जो है वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की अवस्था से गुजरता हुआ निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था में पहुंचता है। नोटेनस्टीन तथा थॉम्सन ने जनसांख्यिकीय संक्रमण की तीन अवस्थाएं मानी है: पूर्व संक्रमण काल और परासंक्रमण काल। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आगे हैं साक्स और ट्रिवार्था ने 4 तथा ब्लेकर और पीटर कॉक्स ने 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। यहाँ जो ये विभिन्न विद्वानों के अनुसार अवस्थाएं बताई हुई है ये याद करना जरूरी है। कार्ल साक्स के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं: उच्च स्थिरता की अवस्था, फिर उसके बाद प्रारंभिक प्रसरणशील अवस्था, पराप्रसरणशील अवस्था और निम्न स्थिरता की अवस्था। सबसे पहली होती है उच्च स्थिरता की अवस्था और सबसे जो अंतिम होती है वो निम्न स्थिरता की अवस्था होती है। प्राथमिक में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है और जो अंतिम अवस्था होती है उसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कोलिन, क्लार्क और ब्लेकर के अनुसार 5 अवस्थाएं हैं: उच्च स्थिरता की अवस्था, प्रारंभिक प्रसरणशील अवस्था, पराप्रसरणशील अवस्था, निम्न स्थिरता की अवस्था और ह्रास की अवस्था। ये जो ह्रास की अवस्था होती है इसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है और जनसंख्या घटने लगती है। अब आगे देखते हैं कि समाज में परिवर्तन कैसे होता है। जब एक कृषि प्रधान ग्रामीण समाज प्रौद्योगिकी आधारित नगरीय समाज में बदलता है तब जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता है और ये इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। अशिक्षित समाज है वो शिक्षित में बदलता है, ग्रामीण समाज नगरीय में बदलता है और खेतीहर समाज औद्योगिक समाज में बदलता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये जनसांख्यिकीय संक्रमण के नाम से जानी जाती है। यानी अशिक्षित ग्रामीण और खेतीहर समाज का शिक्षित नगरीय और औद्योगिक समाज में बदलना जनसांख्यिकीय संक्रमण है। नोटेनस्टीन ने 3 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। इसमें पहली अवस्था है जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर की अवस्था जिसमें जन्म दर उच्च होती है। दूसरी जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी की अवस्था जिसमें जन्म दर में कमी होती है। और तीसरी है जनसंख्या ह्रास की अवस्था जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम होने पर जनसंख्या में कमी होती है। यानी पहली में जन्म दर उच्च होती है और जो मध्यम अवस्था होती है उसमें जन्म दर कम हो जाती है और तीसरी अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है जिसके कारण जनसंख्या घटने लगती है। इसके बाद आगे ये डायग्राम में देखेंगे हम कि कौन सी अवस्था में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर होती है और किस गति से होती है। डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में समय दिखाया है, अवस्थाएं बताएंगे इसमें कि समय के साथ अवस्थाएं बदल रही हैं। ऊपर ये अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर का प्रतिशत है और इसके बाद 3 अवस्थाएं बताई गई हैं: प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इसमें जो प्रथम अवस्था है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है। कभी जन्म दर बढ़ जाती है, कभी मृत्यु दर बढ़ जाती है, यानी लगभग दोनों बराबर रहती है और ये उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही 35 प्रति हजार रहती है। इसके बाद दूसरी अवस्था होती है, इसमें जन्म दर उच्च रहती है लेकिन मृत्यु दर है वो गिरने लगती है। ऊपरी वक्र है वो ऊपर है, उसमें धीमी गति से उतार हो रहा है, जबकि निचला वक्र जो है वो तेजी से गिर रहा है। तो इसमें जो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतराल बढ़ जाता है और जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। तीसरी जो अवस्था है ये निम्न उतार चढ़ाव की अवस्था है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही स्थिर हो जाती है।
आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इस डायग्राम में देखिए, इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो पहली अवस्था में उतार चढ़ाव में है, एकदम पास पास है, जबकि आगे जो दूसरी और तीसरी अवस्था है उसमें बर्थ रेट हाई है जबकि डेथ रेट है वो गिर रही है। और चौथी और पांचवी अवस्था में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों गिर के पांचवी में लगभग बराबर हो गई है। और टोटल पॉपुलेशन है वो शुरू में स्थिर थी, उसके बाद बढ़ रही है और उसके बाद फिर से स्थिर हो गई है। अब इन सभी अवस्थाओं के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। प्रथम अवस्था, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर अति मंद। किसी समाज की मुख्य विशेषता उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है, अतः जनसंख्या वृद्धि दर नीची परंतु परिवर्तनशील रहती है। यह पारंपरिक कृषि आधारित समाज की विशेषता होती है। इसे आदिकालीन जनांकीय अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था पिछड़े देशों में होती है जहाँ कृषि आय का प्राथमिक स्रोत होती है। जीवन निर्वाह कृषि की जाती है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पाई जाती है। द्वितीय क्रियाओं का लगभग अभाव पाया जाता है तथा तृतीय क्षेत्र नहीं मिलता है, अतः प्रति व्यक्ति आय कम होती है। संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर 35 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 35 प्रति हजार तक मिलती है। उच्च मृत्यु दर होने के कारण इस अवस्था को उच्च स्थिरता की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है लेकिन परिवर्तनशील रहती है, अर्थात कभी जनसंख्या घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है। औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व के लगभग सभी देश इस अवस्था में थे। भारत 1901 से 1921 तक इसी अवस्था में था। इसमें जो देश है वो अफ्रीका के सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, इथोपिया, तंजानिया, सोमालिया, केन्या, नाइजीरिया आदि, मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका तथा एशिया के अफगानिस्तान, ईरान, लाओस, कंबोडिया, पापुआ न्यू गिनी आदि है। ये जो प्रथम अवस्था की विशेषताएं हैं, जैसे उच्च स्थिरता की अवस्था है, इसमें प्राथमिक कृषि की जाती है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं होती है, कौन कौन से देश शामिल होते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और प्राथमिक अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों 35 प्रति हजार होती है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कि भारत 1901 से 21 तक इस अवस्था में था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं द्वितीय अवस्था। इस अवस्था को शीघ्र बढ़ने की अवस्था तथा युवा जनांकीय अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की ओर बढ़ती है, यानी विकास होना शुरू हो जाता है। कृषि के साथ उद्योग, परिवहन तथा शहरीकरण की प्रक्रिया में भी प्रगति होती है। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के बाद द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय विकसित होना शुरू हो जाते हैं। शिक्षा में प्रगति, आय में वृद्धि, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा में भी विकास होता है। फलस्वरूप जन्म दर में धीमी गिरावट के साथ तीव्रता से मृत्यु दर में कमी आ जाती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में जन्म दर 30 प्रति हजार होती है और मृत्यु दर 15 प्रति हजार हो जाती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। अतः इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट का चरण भी कहते हैं। इस तरह जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अवस्था लंबी भी होती है। इसे 3 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। पहली अवस्था है इसमें प्रारंभिक संक्रमण काल। प्रारंभ में मृत्यु दर में गिरावट आने लगती है क्योंकि संक्रामक रोगों एवं बीमारियों को नियंत्रित कर लिया जाता है। यानी द्वितीय अवस्था की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें मृत्यु दर में गिरावट आ जाती है लेकिन जन्म दर उच्च रहती है। इसकी जो द्वितीय अवस्था है मध्य संक्रमण काल, इसमें जब मृत्यु दर में गिरावट लगातार होती रहती है और जन्म दर में कमी प्रारंभ होती है, फिर भी दोनों में भारी अंतर रहता है। भारी अंतर रहने का मतलब यह है कि इसमें जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। फिर है विलंबित संक्रमण काल। उत्तरार्ध की इस अवस्था में मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों में कमी आने लगती है। यानी द्वितीय अवस्था की जो तीसरी अवस्था होती है उसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कम होने लगती है। भारत 1921 से 1991 तक इस अवस्था में था। विश्व के अधिकांश विकासशील देश इस अवस्था में है। म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल, लीबिया, लैटिन अमेरिका के देश। इसके बाद तृतीय अवस्था, जन्म दर में गिरावट। जन्म दर 17 प्रति हजार आ जाती है इस अवस्था में। गिरावट के साथ तीसरी अवस्था या अंतिम अवस्था की शुरुआत होती है, जिससे जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर में कमी आती है। अंत में समाज निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, फलतः निम्न जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्था को प्राप्त कर लेता है।
इस अवस्था में जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार हो जाता है एवं जागरूकता के कारण महिला कम बच्चे पैदा करती है। आर्थिक आकांक्षाएं बढ़ जाती है, बच्चों की अच्छी देखरेख को प्राथमिकता दी जाने लगती है। तृतीय क्षेत्र में भागीदारी होने से आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। परिवार नियोजन तथा विवाह की आयु में वृद्धि होने से प्रजनन आयु काल कम होने लगता है, फलस्वरूप जन्म दर में गिरावट आती है। यानी तीसरी अवस्था जो है उसमें आर्थिक विकास बढ़ता है और जनसंख्या वृद्धि घटती है। तृतीय चरण की उत्तरार्ध की अवस्था को संतुलन की अवस्था भी माना जाता है। जन्म एवं मृत्यु दर नगण्य सी हो जाती है, अतः इसे निम्न स्थिरता की अवस्था भी कहा जाता है। आगे देखते हैं चतुर्थ अवस्था। इस अवस्था में मृत्यु दर न्यूनतम एवं जन्म दर घटकर स्थिरता में आ जाती है, इसलिए इसे न्यून स्थिरता की अवस्था, अंतरिम चक्र, परिपक्व जनांकिकीय अवस्था भी कहते हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर निम्न पाई जाती है, लेकिन जनसंख्या में मंद गति से वृद्धि होती है। इसमें पुनः उत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियां केवल अपनी जनसंख्या के बराबर लड़कियों को जन्म देती है, जिससे जनसंख्या घटती बढ़ती नहीं वरन प्रतिस्थापित होती रहती है। यानी जितनी मृत्यु दर होती है उतनी ही जन्म दर होती है। अधिकांश यूरोपीय देश चतुर्थ अवस्था में है। इस प्रकार जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार कोई समाज जिसकी विशेषता निम्न वृद्धि दर है, जो उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर का परिणाम है, इस अवस्था से निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर के परिणाम स्वरूप निम्न वृद्धि वाले समाज में परिवर्तित हो जाता है। और इस अवस्था में जो देश हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया और थाईलैंड है। ये चतुर्थ अवस्था है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही स्थिर हो जाती है। पांचवी अवस्था। विभिन्न जनआंकिकी विदों ने जनसंख्या संक्रमण की पांचवी अवस्था की कल्पना की है, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम होगी तथा जनसंख्या घटने लगेगी। इसे ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था या शून्य वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है। वर्तमान में इन देशों की जनसंख्या घट रही है। ये देश है क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, रूस, लिथुआनिया, बेलारूस और यूक्रेन। इनके अतिरिक्त चेक गणराज्य, यूनान, नॉर्वे व स्वीडन में जन्म दर समान होने से जनसंख्या स्थिर है। इन राष्ट्रों की मानव शक्ति दुर्बल हो जाती है। रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 लाख थी, जो 2007 में 1420 लाख और 2020 में इसके 1380 लाख रहने की संभावना है। यानी उसकी जनसंख्या घट रही है, वो पांचवी अवस्था में पहुंच गया है। अब सार रूप में जो पांचों अवस्थाएं हैं वो देखते हैं। पहली अवस्था उच्च स्थायी अवस्था होती है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। दूसरी प्रारंभिक वर्धमान अवस्था होती है, इसमें जन्म दर उच्च रहती है किंतु मृत्यु दर में ह्रास होता है। तीसरी अवस्था उत्तर वर्धमान अवस्था है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर में ह्रास होता है और मृत्यु दर निम्न स्तर पर होती है। चौथी निम्न स्थायी अवस्था होती है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर स्थिर हो जाती है। और पांचवी अवस्था ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था है, इसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है। इस तरह से ये पांचों अवस्थाएं पूर्ण हो जाती है और देश जो है वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की अवस्था में आ जाता है। अब इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की गई है। इस सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं की समाअवधि निश्चित नहीं है। पहली आलोचना तो यही है। दूसरी है प्रथम अवस्था में जन्म दर का ऊंचा होना ठीक है, लेकिन अनेक बार प्राकृतिक प्रकोपों के कारण मृत्यु दर में बदलाव आता रहता है, लेकिन अतः स्थिरता निश्चित नहीं है। तीसरी अवस्था है कि आर्थिक विकास के चरणों और जनआंकिकी चरणों में संबंध नहीं बताया गया है। चौथी आलोचना है इस सिद्धांत में अधिकांश विद्वान 3 चरणों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन चतुर्थ और पांचवी अवस्था पर मतभेद है। और पांचवी आलोचना है कि इस सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या प्रत्येक देश को सभी अवस्थाओं से गुजरना अनिवार्य है, यदि हाँ तो कितना समय लगेगा। तो इसकी जो आलोचनाएं हैं उनमें ये मुख्य आलोचनाएं हैं। इस प्रकार जो है ये जनआंकिकीय संक्रमण का मॉडल है ये पूर्ण हो जाता है। ये इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर अधिक होता है तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, और जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर घट जाता है तो जनसंख्या वृद्धि दर भी घट जाती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।